नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बंद खिड़की। मौसी की बेटी अंजू विदा हो चुकी थी। सुबह के 8 बज गए थे। सभी मेहमान सोए हुए थे। पूरा घर अस्त व्यस्त था, लेकिन अंजू की बड़ी बहन मानसी दीदी जागी हुई थी और घर में बिखरे बर्तनों को इकट्ठा करके रसोई में रख रही थी। मानसी को काम करता देख रुचि, जो उठने की सोच रही थी, उसने पूछा, मानसी दीदी, क्या समय हुआ है? 8 बज रहे हैं। आप अभी से उठ गई? थोड़ी देर और आराम कर लेती। बहन के ब्याह में आप पूरी रात जागी हो। हम सब 4 बजे सोए थे। आप इतनी जल्दी जाग गई? कम से कम 2 घंटे तो और सो लेती। मानसी मायूस हंसी हंसते हुए बोली, अरे हमारे हिस्से में कहाँ नींद लिखी है। घंटे भर में देखना, एक एक करके सब लोग उठ जाएंगे और उठते ही सबको चाय नाश्ता चाहिए। यह जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आती है। चल उठ जा, सालों बाद मिली है। 2-4 दिल की बातें कर लेंगी। बाद में तो मैं सारा दिन व्यस्त रहूंगी। अभी मैं आधा घंटा फ्री हूँ। रुचि मानसी दीदी के कहने पर झट से बिस्तर छोड़कर उठ गई। दोनों चचेरी बहनें बरसों बाद मिली थी। पूरे 12 साल बाद उसने मानसी दीदी को ध्यान से देखा था। इस बीच ना जाने उन पर क्या क्या बीती होगी। उसने तो सिर्फ सुना ही था कि दीदी ससुराल छोड़कर मायके रहने आ गई हैं। वैसे तो 1-2 घंटे के लिए कई बार मिली थी वे, पर रुचि ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की थी। गर्मी की छुट्टियों में अक्सर मानसी दीदी दिल्ली आती तो हफ्ता भर साथ रहती। दोनों की खूब बनती थी, पर सब समय की बात है। रुचि फ्रेश होकर आई तो देखा मानसी दीदी बरामदे में कुर्सी पर अकेली बैठी थी। आजा, यहाँ बैठ, अकेले में गप्पे मारेंगे। एक बार बचपन की यादें ताज़ा कर लें, मानसी दीदी बोली और फिर दोनों चाय की चुस्कियाँ लेने लगी। दीदी, आपके साथ ससुराल वालों ने ऐसा क्या किया कि आप उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आ गईं? रुचि, तुझसे क्या छिपाना, तू मेरी बहन भी है और सहेली भी। दरअसल मैं ही अकड़ी हुई थी। पापा की सिर चढ़ी लाडली थी, इसलिए ससुराल वालों की कोई भी ऐसी बात जो मुझे भली नहीं लगती, उसका जवाब दे देती थी। उस पर पापा हमेशा कहते कि वे एक कहें तो तू 4 सुनाना। पापा को अपने पैसे का बड़ा घमंड था, जो मुझ में भी था। दीदी ने चाय का घूंट लेते हुए आगे कहा, गलती तो सबसे होती है, किंतु मेरी गलती पर कोई मुझे कुछ कहे मुझे सहन नहीं था। बस मेरा तेज स्वभाव ही मेरा दुश्मन बन गया। चाय खत्म हो गई थी। दीदी के दुखों की कथा अभी बाकी थी। वो आगे बोले, मेरे सास ससुर समझाते कि बेटा, इतनी तुनक मिजाजी से घर नहीं चलते। मेरे पति सुभाष भी मेरे इस स्वभाव से दुखी थे, किंतु मुझे किसी की परवाह नहीं थी। 1 वर्ष बाद अनमोल का जन्म हुआ तो मैंने कहा कि 40 दिन बाद मैं मम्मी पापा के घर जाऊंगी। यहाँ घर ठंडा है, बच्चे को सर्दी लग जाएगी। मैं दीदी का चेहरा देख रही थी। वहाँ खुद के संवेगों के अलावा कुछ नहीं था। मैं जिद करके मायके आ गई तो फिर नहीं गई। 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जाने कितने बरस बीत गए। मुझे लगा वो एक ना एक दिन मुझे लेने जरूर आएंगे, किंतु कोई नहीं आया। कुछ वर्ष बाद पता लगा
सुभाष ने दूसरा विवाह कर लिया है। और फिर अचानक फफक फफक कर रोने लगी। मैं 20 वर्ष पहले की उन दीदी को याद कर रही थी जिन पर रूप सौंदर्य की बरसात थी। हर लड़का उनसे दोस्ती करने को लालायित रहता था, किंतु आज 35 वर्ष की उम्र में 45 की लगती हैं। इसी उम्र में चेहरा झुर्रियों से भर गया था। मुझे अब पलक उन्हें देखते हुए काफ़ी देर हो गई तो वे बोली, मेरे इस बूढ़े शरीर को देख रही हो, लेकिन इस घर में मेरी इज्जत कोई नहीं करता। देखती नहीं मेरे भाइयों और भाभियों को? वो मेरे बेटे अनमोल और मुझे नौकरों से भी बदतर समझते हैं। पहले सब ठीक था, पापा के जाते ही सब बदल गए। भाभियों की घिसी साड़ियाँ मेरे हिस्से आती हैं तो भतीजों की पुरानी पैंट कमीजें मेरे बेटे को मिलती हैं। इनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और मेरा बेटा सरकारी स्कूल में। 15 वर्ष का है अनमोल, 7वीं में ही बैठा है। 3 बार 7वीं में ही फेल हो चुका है। अब क्या कहूँ? और दीदी ने साड़ी के किनारे से आंखें पोंछकर धीरे से आगे कहा, भाई अपने बेटों के नाम पर जमीन खरीदते जा रहे हैं, पर मेरे बेटे के लिए क्या? कुछ नहीं। घर के सारे लोग गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाते हैं और हम यहाँ बीमार मम्मी की सेवा और घर की रखवाली करते हैं। तू तो अपनी है, तुझसे क्या छिपाऊं? जवान जोड़ों को हाथ में हाथ डालकर घूमते देखती हूँ तो मन महसूस कर रह जाती हूँ। मैं दीदी को आश्चर्य से देख रही थी, किंतु वे थकी आवाज में कह रही थी, रुचि, आज मैं बंद कमरे का वह पक्षी हूँ जिसने अपने पंखों को स्वयं कमरे की दीवारों से टक्कर मारकर तोड़ा है। आज मैं एक खाली बर्तन हूँ जिसे जो चाहे पैर से मारकर इधर से उधर घुमा रहा है। आज मैं अकेलेपन का पर्याय बनकर रह गई हूँ। दीदी का रोना देखा नहीं जा रहा था, किंतु आज मैं उन्हें रोकना नहीं चाहती थी। उनके मन में जो था उसे बह जाने देना चाहती थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मानसी दीदी आगे बोली, सच तो यह है कि मेरी गलती की सजा मेरा बेटा भी भुगत रहा है। मैं उसे वह सब ना दे पाई जिसका वह हकदार था। न पिता का प्यार, न सुख सुविधाओं वाला जीवन, कुछ भी तो नहीं मिला उसे। सोचती हूँ आखिर मैंने यह क्या कर डाला। अपने साथ उसे भी बंद गली में ले आई। क्यों मैंने उसकी खुशियों की खिड़की बंद कर दी। और फिर दीदी की रुलाई फूट पड़ी। उनका रोना सुनकर 2-3 रिश्तेदार भी आ गए, पर अच्छा हुआ जो तभी बुआ ने किचन से आवाज लगा दी, अरे मानसी, आ जल्दी आ, आलू उबल गए हैं। दीदी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछते हुए उठ खड़ी हुई। फिर बोली, देख, मुझे पता है कि तू भी अपने पति को छोड़कर अपनी माँ के पास आ गई है, पर सुन, इज्जत की जिंदगी जीनी है तो अपना घर मत छोड़, वरना मेरी तरह पछताएगी। मानसी दीदी की बात सुनकर रुचि मूड हो गई। यह एक भयानक सच था। उसे लगा कि रमेश और उसके बीच जरा सी तकरार ही तो हुई है। रमेश ने किसी छोटी सी गलती पर उसे चांटा मार दिया था, पर बाद में माफ़ी भी मांग ली थी। फिर रुचि की माँ ने भी उसे समझाया था कि ऐसे घर नहीं छोड़ते। उसने तुमसे माफ़ी भी मांग ली है, वापस चली जा। रुचि सोच रही थी कि अगर कल को उसके भैया भाभी भी अनमोल की तरह
उसके बेटे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो क्या पता मेरे साथ भी दीदी जैसा ही कुछ होगा। फिर नहीं नहीं कहकर रुचि ने घबराकर आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद ही पैकिंग करने लगी अपने घर यानी रमेश के घर जाने के लिए। उसे बंद खिड़की को खोलना था जिसे उसने दंभवश बंद कर दिया था। बार बार उसके कानों में मानसी दीदी की यह बात गूंज रही थी कि रुचि, इज्जत से रहना चाहती हो तो अपना घर कभी मत छोड़ना। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।